नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। चित्र प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी वाराणसी से, गंगा नदी पर जेटी का भी लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कई कार्यक्रम दरअसल वाराणसी में होने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे, जिसमें चित्र प्रदर्शनी का कार्यक्रम शामिल है, तो साथ ही साथ जेटी का भी लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा गंगा नदी के तट पर जेटी का लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। पीएम गति शक्ति वार्ता के उद्घाटन में शामिल होंगे। और कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल होते नजर आएंगे वो भी आपको बता रहे हैं। चित्र प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। गंगा नदी के तट पर जेटी का लोकार्पण होगा। काशी विश्वनाथ धाम में पूजा करेंगे। आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम गति शक्ति वार्ता के उद्घाटन में भी सीएम योगी शामिल होंगे। गोवर्धन योजना निर्माण अधीन स्थल का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया जाएगा। धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और कई कार्यक्रमों में वो शामिल होते नजर आएंगे। किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए रितेश, जो सीएम योगी का आज मैराथन दौरा है। सीएम योगी अभी 2 मिनट हुआ है पुलिस लाइन हेलीपैड पे उतर चुके हैं और यहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री की पुस्तक का विमोचन में सहभागिता करेंगे। उसके उपरांत वो जो है वाटरवेज इनलैंड जो अथॉरिटी द्वारा उद्घाटन है जेटी का गंगा की नदी पर रविदास के पास, वहां पहुंचेंगे। उसके तदोपरांत वो पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचेंगे, जहां पे सहभागिता करेंगे कार्यक्रम में। उसके टीएससी ट्रैक फैसिलिटी सेंटर, जहां पे यहाँ के श्रमिकों और अन्य लोगों से परियोजनाओं पे तमाम बात करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एक सहकारिता मंत्री और होंगे। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का ओवरऑल जो प्रोग्राम है, काशी विश्वनाथ दर्शन भी है, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। और जो मैराथन दौरा है उनका विकास कार्यों को लेकर, इसको लेकर वो बैठक भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वाराणसी में जो वाराणसी जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी मीटिंग ताबड़तोड़ की है और मिशन 2024 की जो तैयारी है, गति विकासों की गति से और मुख्यमंत्री के दौरे से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 की पूर्ण तैयारी में अब जिला प्रशासन लग चुका है। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में मैराथन दौरा है, एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इतना ही नहीं, विकास कार्यों के संबंध में अगर देखें तो उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया 2024 के चुनावों की तैयारियों के तौर पर भी कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज का पूरा दौरा? देखिए रितेश, सबसे बड़ी चीज बताऊंगा, मुख्यमंत्री का ये जो सेंचुरी है, सेंचुरी उन्होंने पूरी कर लिया है। और सेंचुरी पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री का जो दौरा लगातार चल रहा है वाराणसी में, विकास कार्यों की बात वो कर रहे हैं, विकास कार्यों का जो जायजा ले रहे हैं और जो धरातल की स्थिति है उसको लगातार वो परख रहे हैं, जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस पे कार्य किया है, कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा वाराणसी के लिए, प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखता है। और पूर्वांचल की गतिशील परियोजनाएं जो चल रही हैं, जो पूर्ण हो चुकी हैं, जो चल रही हैं, जो अधूरी हैं, उस पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 बहुत नजदीक है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार की कोर कसर और कमी नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की चूक और कोर कसर छूट सके, ताकि 2024 जो लोकसभा होगा उसमें उत्तर प्रदेश की जो सहभागिता हो सबसे ऊपर चढ़ बढ़कर हो। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको पूरा करने के लगातार लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र, विकास कार्यों के संबंध में देखें या फिर अन्य मुद्दों पर देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण उनका पूरा दौरा है। विरोधी दल सीएम योगी के दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? उनकी ओर से किसी प्रकार का रिएक्शंस आए हों? देखिए, विरोधी दल लगातार कहीं न कहीं कई कमियां और खामियां संभालने निकालने में, जैसे कांग्रेस की बात की जाए और सपा की बात की जाए, तो ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन वाराणसी में जिस तरीके की गतिशील परियोजनाएं चल रही हैं रितेश, और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा स्वतः कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री बीच बीच में आकर उद्घाटन और लोकार्पण अपने संसदीय क्षेत्र में करते हैं, इससे कहीं न कहीं पूर्वांचल, वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल में इसकी जो फीडबैक है ये काफी मजबूत दिखती जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जाए, चाहे 4 लेन की बात की जाए, चाहे वाराणसी टू कानपुर 6 लेन की बात की जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, उसको लेके कहीं न कहीं वाराणसी और पूर्वांचल के लोगों में एक उत्सुकता रहती है कि विकास परियोजनाओं की जो झड़ी है वो लगातार वाराणसी वासियों को, पूर्वांचल के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और लगातार यही फीडबैक रहा कि 2014 और 2019 में बड़ी विजय हासिल हुई, विधानसभा में 2017 में हासिल हुई, 2021 में हासिल हुई। तो कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री की जो कार्य योजनाओं की जो गतिशील परियोजनाएं चल रही हैं, जिसपे प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी परियोजनाओं पर, और वो खुद संभालते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से फीडबैक लेते रहते हैं, उन चीजों की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री धरातल पर उत्तर प्रदेश से उतरकर, वाराणसी के धरातल पर उतरकर उनके संसदीय क्षेत्र से पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और जमीनी स्तर पे उन चीजों को देखते हैं, अधिकारियों संग बैठक करते हैं। लगातार 103वां दौरा है ये, तो कहीं न कहीं 100 बार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आना, सेंचुरी पूरा करना सचिन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया जब इस तरीके से खंगाल रहे हैं चीजों को, तो कहीं न कहीं जो कोर कसर है वो कहीं नहीं छोड़ सकती है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। रितेश, बिल्कुल धर्मेंद्र, काफी महत्वपूर्ण उनका पूरा दौरा है, कई विकास कार्यों का आज उनकी ओर से लोकार्पण भी किया जाना है, बेहद ही महत्वपूर्ण उनका पूरा दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में शासन ने नए 16 डिप्टी जेलर और प्रमोशन पाए गए 5 जेलर को तैनाती दे दी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। यूपी में 5 जेलर को मिली है नई तैनाती। अमरजीत सिंह को जिला कारागार उन्नाव की जिम्मेदारी मिली। सुरेश बहादुर सिंह को जिला कारागार लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। कमलेश किशोर मिश्रा को जिला कारागार ललितपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राम नरेश को जिला कारागार आजमगढ़ की जिम्मेदारी और जीवन सिंह को जिला कारागार बरेली की जिम्मेदारी दी गई है, तैनाती की गई है। 16 डिप्टी जेलर को नई तैनाती मिली है। गौरव कुमार को सोनभद्र, ऋषि राज राय को लखनऊ में, अजीत कुमार सिंह को सुल्तानपुर में डिप्टी जेलर के तौर पर तैनाती मिली है। कार्तिकेय गुप्ता को देवबंद में, निखिल श्रीवास्तव को अलीगढ़ में डिप्टी जेलर बनाया गया है। रतन प्रिया को वाराणसी। ये तमाम वो नाम हैं जो अब बदलाव के बाद सामने आए हैं। 16 डिप्टी जेलर को तैनाती प्रदेश में मिली है। अंकित कुमार को जिला कारागार आजमगढ़ में तैनाती मिली है। अंकित कुमार को जिला कारागार आजमगढ़ में, मैत्रेय शर्मा को उन्नाव में। बड़े स्तर पर ट्रांसफर ये किए गए हैं, जिसमें जेलर और डिप्टी जेलर दोनों ही शामिल हैं। 16 डिप्टी जेलर की नई तैनाती हुई है, तो 5 को प्रमोशन देकर जेलर बनाया गया है। बात करें कारागार नैनी की, तो शिखर को यहां पर तैनाती मिली। प्रवीण सिंह को मुरादाबाद में, तेजपाल को जिला कारागार एटा में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पूरे भारत में सबसे पहले सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करने का कीर्तिमान हासिल करने वाले बस्ती लोकसभा के सांसद हरीश द्विवेदी ने इस बार फिर से तय समय के अनुसार सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन का बीड़ा उठाया है और आगामी 18 नवंबर से 28 नवंबर तक बस्ती जनपद के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। इस बार सांसद खेल महाकुंभ में 1 लाख खिलाड़ी और 1 लाख सहयोगी के तौर पर प्रतिभाग करेंगे। इससे पहले ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा और उनमें से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को चुनकर आयोजित होने वाले सांसद खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। वहीं सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कटाक्ष किया
और कहा कि शायद राहुल गांधी को लगता है कि भारत बिखरा हुआ है, इस वजह से उन्होंने अपनी इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा है। सांसद हरीश द्विवेदी ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि भारत जोड़ो के बजाय उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ने की यात्रा करनी चाहिए, जिससे ये दोनों देश भारत से जुड़ सके। देखिए, जो उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सभी सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करते हैं। मैं पिछली बार देश का पहला सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में हमारे बस्ती के ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उन खिलाड़ियों को एक अवसर उपलब्ध कराया जाए आगे बढ़ने का, इस दृष्टि से एक आयोजन हुआ। ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित किया जाए, इस दृष्टि से आयोजन हुआ था। पिछली बार पहला कार्यक्रम था, उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल मेरा प्रयास है कि 1 लाख खिलाड़ी हमारे बस्ती के विभिन्न खेलों में भाग लें। उनको अपनी योग्यता क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर हम उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इस दृष्टि से खेल का आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों में 1 लाख अन्य विद्यार्थी भी शामिल हों, तो 2 लाख विद्यार्थियों को और खिलाड़ियों को शामिल करने का प्रयास हमारा है। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर लखनऊ में वन नेशन वन टैक्स लागू करने पर मांग की गई। गोमती नगर में आयोजित सम्मेलन में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि राज्यों में अलग अलग टैक्स व्यवस्था लागू होने से उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह से दूसरे राज्यों की तर्ज पर यह सुविधा यूपी में भी लागू करने की मांग की। दयाशंकर ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी जायज मांगों पर सरकार विचार करेगी। साथ ही सेमिनार में एसोसिएशन अध्यक्ष पीयूष गुप्ता ने कहा कि अब स्पीड का जमाना है, नई पीढ़ी लगातार स्पीड को लेकर ललायत रहती है। ऐसे में देश में गाड़ियों की स्पीड लिमिट को 80 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर विचार किया जाए। परिवहन व्यवसाय भी एक माध्यम है उद्योग और व्यापार को बढ़ाने का। अगर अच्छे ढंग से परिवहन सुगमता से होगा तो यहाँ का उद्योग और व्यापार और बढ़ेगा और आज की ये जो सम्मेलन है ये इस दिशा में एक सकारात्मक पहल करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये ओटीएस स्कीम लागू होने से क्या लाभ मिलेगा? बहुत बड़ा लाभ ये मिला कि जो व्यापारी परेशान था कोरोना काल से, जो एक प्रकार से गलत रास्ते तलाश कर रहा था, अपने जीवन और मृत्यु के बीच के रास्ते ढूंढने लग गया था कि कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा, इस ओटीएस स्कीम ने उसको बहुत राहत दी और मेरा ख्याल हजारों व्यापारियों को उससे लाभ हुआ। तो उधर बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में भैंस चोराने गई युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि उसने नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा था, जिस दौरान आरोपी ने महिला के साथ जबरन मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। 31 अक्टूबर की शाम को थाना छावनी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती जब भैंस चरा रही थी, उसी समय एक व्यक्ति ने उससे रास्ता पूछा और उसके बाद उसके साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो युवती बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी और फिर उसको जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उसका समुचित इलाज हुआ और कुछ दिन पूर्व ही वहां से वो डिस्चार्ज हुई है। इस पूरी घटना में एक अज्ञात पुरुष के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये एक घटना सभी पूरे पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में थी, क्योंकि इसमें वादी की पहचान नहीं थी। इसके संबंध में थाना छावनी ने अथक प्रयास करते हुए आसपास के जो भी इलाके के लोग थे उनकी फ़ोटोज़, वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरास और टोल पे आने जाने वाले लोगों के कैमरास के प्राप्त फुटेज पर सब पे वर्क किया और उनके अथक प्रयास की वजह से आज अज्ञात व्यक्ति की पहचान अभय पांडे और करिया के रूप में हुई, जो बड़हरकला थाना हरैया का रहने वाला है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर पिछले 2 सप्ताह से खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। दिवाली का प्रदूषण और पराली से गाजियाबाद में प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार 1 अक्टूबर से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन में AQI बढ़ने के साथ ही पाबंदियां तय की गई हैं। प्रदूषण के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा। सोमवार सुबह गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 340 दर्ज किया गया था। बहुत परेशानी बढ़ रही है, सुबह शाम तो पूछो मत, और दिन में थोड़ी बहुत राहत है, धूप निकल जाती है, बहुत परेशानी है। जलन हो रही है गले में और जुकाम, आंखों में जलन, बहुत परेशानी हो रही है जी।
दिक्कत सांस लेने में दिक्कत है, घूमने में प्रॉब्लम है, सर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है पॉल्यूशन से, और सुबह के वक्त ज़्यादा होती है सर ये। हाँ, शाम के टाइम तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर सुबह को काफ़ी रहती है सर। ताज नगरी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद संचारी रोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी 60% से अधिक हो गई है। वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में डेंगू के अलग से वार्ड बनाए गए हैं। आगरा में अभी तक लगभग 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आज भी डेंगू का एक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है। वहीं गोरखपुर में डेंगू से महिला सिपाही की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान हमारे संवाददाता से डेंगू वार्ड से डिप्टी सीएमएस सीपी वर्मा ने खास बातचीत की। इस वर्ष ताजनगरी आगरा में मूसलाधार बारिश हुई है और उस मूसलाधार बारिश के चलते तमाम संचारी रोग भी हुए हैं। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जमकर कहर बरपा रहा है। गोरखपुर में एक कांस्टेबल की भी मौत हो गई है, जिसके बाद आगरा में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। और इस समय मैं जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरे अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर दवाइयाँ हो या ऑक्सीजन हो, हर तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा चौकस स्थिति बनाए हुए है। हमारे साथ है एसीएमओ हैं, इनसे बात करेंगे। एसीएमओ सर, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या आगरा में फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए, संचारी रोगों का वो समय चल रहा है और डेंगू इस समय जोर लगा रहा है। इसमें हमारी सरकार भी बहुत सतर्क है। तो हमारे यहाँ ये जो भी बुखार के केस आते हैं, हमने फीवर हेल्प डेस्क बना रखी है और उसके अकॉर्डिंग ये फिजिशियन या जो भी है बच्चे वाले डॉक्टरों पर जाते हैं और जो भी जांच कराई जाती है उसके बाद जैसा भी इलाज होता है कराया जाता है। सर, अभी तक आगरा में और जो जिला, विशेष तौर पर जिला अस्पताल की बात करें, कितने मरीज आए हैं और कितने भर्ती हैं इस समय? देखिए, अभी तक तो जो पिछले हफ्ते हमारी जांचें हुई थी उनमें 2 लोग पॉजिटिव आए थे डेंगू के लिए, परंतु बहुत उनके सिम्टम ना के बराबर थे, तो उनको ओपीडी बेस पर ही ट्रीटमेंट देकर भेज दिया गया था। परंतु आज एक ये मरीज आया है, अनुज चौहान करके, खंदौली क्षेत्र का है। इसको हमने भर्ती कर लिया है। हमारे फिजिशियन डॉक्टर सुदीप इसको देख रहे हैं। तो फिलहाल एक मरीज जिला अस्पताल में मरीज हो क्या नाम है एडमिट हो चुका है। उसके बाद समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू के डंक ने कहर बरपाया हुआ है, ताजनगरी आगरा में एक बार फिर से शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे सूबे में किस तरीके से डेंगू के कहर को रोक लगाने में कामयाब होती है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। राजधानी में अब शादी समारोह और अन्य आयोजनों के दौरान 200 ml वाली पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर अघोषित रोक लगाई जाएगी। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने यह पर्यावरण के मद्देनजर उपयोग न करने की अपील की है। हालांकि पहले भ्रम फैला था कि पूरे लखनऊ में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जनता टीवी से उन्होंने बातचीत में यह भ्रम दूर करते हुए लोगों से ऐसी बोतलों का कम से कम उपयोग करने का अनुरोध किया। हालांकि होटलों, गेस्ट हाउस, शादी घर, बैंक्वेट हॉल और ऐसी जगहों पर इनका उपयोग बंद कर दूसरे विकल्प तलाशने के लिए कहा गया है। उन्होंने मिनरल वाटर की खाली बोतलों का उपयोग सड़क बनाने में करने की भी बात कही। 5 लाख अनुसार नोटिस मिली हाउस टैक्स बढ़ने की, लेकिन कई 1.25 लाख ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, एक्चुअल एरिया दूसरा है, एरिया ज़्यादा दिखा दिया गया। उस पर क्या जो है नगर निगम का जो है कैसे चल रहा है? अगर कोई ऐसा कि जिसके भी आया तो उसमें पूरा एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत पूरा हियरिंग का मौका दिया जाता है। पूरे का पूरा टाइम पीरियड है, अलग अलग एस्केलेशन मैट्रिक्स है जहाँ जाके वो अपना पक्ष रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी गलत असेसमेंट नहीं किया जाएगा और ना ही होने दिया जाएगा। सारा साइंटिफिक है और उसी तरफ से किया जाएगा। अगर किसी को स्टिल कोई कंप्लेंट है तो वो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारे एडिशनल मिनिस्टर कमिश्नर है वो कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई हमारे पार्ट पे या हमारे किसी कर्मचारी के पार्ट पे गलती पाई जाती है। आरोप है कि एजेंसी जो है बहुत गलत बनाई, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि वो लोगों का एरिया ही बढ़ा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो लोग जो करते हैं सर्वे, उनका पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वे है और बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं। मैं आपको 2-3 बता दूं जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक्चुअल में एरिया ज़्यादा था। तो ये जो है केस टू केस बेसिस पे कमेंट किया जा सकता है। पर्टिकुलर ऐसे जनरल कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई समस्या आएगी तो निराकरण किया जाएगा। कोई भी चीज़ है जो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड थी।